presents दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हर दिन सुबह हिंदुत्व की बात हो, हिंदी की बात हो या किसी भी ऐसी बात का जिक्र हो जिससे लगे कि कहीं संघ की बात हो रही है, मोदी सरकार कटघरे में खड़ा हो सकती है, दिन भर उस पर बीत जाता है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी चीजें पीछे छूटती चली जा रही हैं। दरअसल दस्तक में आज उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। जो बात दिखाई नहीं दे रही है, कहीं नहीं जा रही है, तो दस्तक में उसे पकड़ने की एक कोशिश इसलिए क्योंकि इसके जरिए जरा टटोला जाएगा कि वाकई सरकार बदली, जनादेश देश के भीतर कुछ ऐसा आया कि बहुत सारी परिस्थितियां बदलती चली गई। शुरुआत करते हैं, देखिएगा। क्यों लिखना पड़ा नो इफ्तार प्लीज, और हमें पीछे भी क्यों लिखना पड़ रहा है नो इफ्तार प्लीज? दरअसल इफ्तार की रवायत आज की नहीं है, नेहरू के दौर की है। लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि इस बार लुटियंस की दिल्ली में सन्नाटा छाया हुआ है और कुछ आवाजें जो निकल रही हैं वो वाकई कह रही हैं क्या हो गया है। आइए जरा बातों से शुरू करते हैं, ये बात क्यों आ रही है। वाजपेयी सरकार के मंत्रियों द्वारा होता था और वाजपेयी जी भी गए हुए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने ढंग से वो कोई ऐसा मैसेज दे कि वो भी विविध धर्मों के उत्सवों में, त्योहारों में या ऐसे जो इफ्तार जैसे जो अवसर है वो उसमें सम्मिलित होते हैं। इस मामले में रामविलास पासवान जी बताएं कि किसका डर है। शाहनवाज साहब से पूछिए किसका डर है। प्रधानमंत्री पहले दिया करते थे अमूमन जो होते थे, इस बार देखिए प्रधानमंत्री जो सेक्युलर होगा वो तो देगा। अब जो टोपी पहनने तक तैयार नहीं है, दुनिया भर की टोपी पहनता है लेकिन स्कल कैप नहीं पहनता है, वो क्या देगा? मसला इस देश के भीतर बहुत कुछ हो रहा है, उस पर जिक्र इसलिए भी आज होगा क्योंकि सरकार आई, नरेंद्र मोदी खुद इससे पहले हिंदी की वकालत कर रहे थे, यूपीएससी के छात्र आज सड़क पर थे, उनकी बात भी होगी। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं बात उन मुद्दों के भी उठने की बात होगी जिसमें बार बार इस बात का जिक्र था कि जो मुद्दे उठाए जा रहे थे इस दौर में दब कैसे गए। लेकिन इससे पहले आइए जरा इन अतीत के पन्नों को खोलें, क्योंकि क्यों लिखना पड़ रहा है आज हमें नो इफ्तार प्लीज। क्या था अतीत? अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी, ये तीनों तस्वीरें इफ्तार पार्टी की हैं। लेकिन अब भूल जाइए कि ऐसी इफ्तार पार्टी आपको इस बार कहीं भी नजर आई होगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन पुराने वक्त को याद कीजिएगा तो रमजान के वक्त लुटियंस की दिल्ली की रौनक अक्सर ताकतवर राजनेताओं की इफ्तार पार्टी में ही नजर आती है। वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते वक्त भी इफ्तार पार्टी में शरीक होते और इफ्तार पार्टी देते भी रहे। सोनिया गांधी अक्सर सत्ता में सहयोगी दलों के नेताओं की इफ्तार पार्टी में पहुंचती रही और इस रवायत को मनमोहन सिंह ने भी 2007 में अपनाया और उसके बाद लगातार हर बरस इफ्तार के जरिए अपने होने का एहसास लुटियंस की दिल्ली में कराया। लेकिन इस बार लुटियंस की दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह अलग मसला है कि सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इफ्तार पार्टी दी जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, वो मुंबई चले गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की शिरकत उस इफ्तार पार्टी में भी नहीं हुई। कोई ऐसा बड़ा कद का मंत्री भी वहां पर नहीं पहुंचा जिससे लगता कि लुटियंस की दिल्ली में राजनेताओं के ताकतवर होने का एहसास इफ्तार पार्टी के जरिए हो रहा है, या फिर इफ्तार पार्टी राजनेताओं को कहीं ना कहीं अपने मार्फत एक नया संदेश देना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं था।
हाँ, पिछले बरस मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया क्योंकि उत्तराखंड की विपदा इतनी भयानक थी जिसमें लुटियंस की दिल्ली शोक के वक्त उल्लास मना नहीं सकती थी। लेकिन इस वक्त तो ऐसा कोई शोक भी नहीं है। फिर इफ्तार पार्टी गायब कहां हो चली है? लुटियंस की दिल्ली में किसी भी घर में या किसी भी चार दीवारी के भीतर इस तरह की रौनक क्यों नहीं नजर आ रही है जो कि हमेशा नजर आती रही? याद कीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते वक्त हो या फिर प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 2004 में इस तरीके से इन्होंने इफ्तार पार्टी दी कि उसमें हर तरह से लोग जुटे। जी सही सोच रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त गृह मंत्री शिवराज पाटिल भी अटल बिहारी वाजपेयी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे और उस वक्त देश में आतंक का खतरा लगातार मंडरा रहा था। आतंकी हमले अलग अलग जगहों पर हो रहे थे, तो ऐसे में इफ्तार पार्टी में ही आतंक पर नकेल कसने की दुहाई भी दी गई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के शहनवाज हुसैन भी इस बार इफ्तार पार्टी नहीं दे रहे, जबकि अक्सर उनकी पहचान इफ्तार पार्टियों के जरिए ही होती रही। और शहनवाज की इफ्तार पार्टी में तो अक्सर कद्दावर नेताओं की शिरकत खूब झमाझम होती। वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान तो बाकायदा मोदी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इससे पहले उनकी इफ्तार पार्टी में क्या जश्न रहता था, आम जन का क्या शोर शराबा या कहीं भीड़ भड़का, लोग उमड़ पड़ते, ये सारी तस्वीरें उसी का बखान करती हैं। दरअसल पासवान इफ्तार के जरिए मुस्लिम समाज के बीच अपनी राजनीतिक ताकत को भी देखते रहे और दिखाते भी रहे। इसलिए कई मौकों पर लालू यादव से 36 का आंकड़ा होने के बावजूद इफ्तार में दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सियासी दिल भी जोड़े रखना चाहते। लेकिन ये सब दूर क्यों हो गया? वो कौन सी वजह है? चलिए वजहों पर आए उससे पहले जरा इस दौर में राजनेता क्या सोच रहे हैं कि दरअसल ये क्यों कहना पड़ रहा है कि नो इफ्तार प्लीज। इफ्तार पार्टी कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई संवैधानिक बाध्यता है कि इफ्तार पार्टी कहते। इफ्तार जो है वो बहुत से लोग जो है करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। कि कोई अटल जी ने आखिरी समय में अटल जी ने इफ्तार पार्टी नहीं की थी। मैं खुद ही नहीं समझ पाया जब अटल जी करते थे। अटल जी से तो बढ़ के कोई नेता है नहीं, फिर इस सरकार के मंत्री क्यों नहीं आ गए? तो रामविलास पासवान जी वगैरह से मैं विशेष तौर से पूछूंगा कि एक जमाने में सदन में भाव धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा बीड़ा उठाते थे, आज क्यों चुप हैं, क्यों डरे हुए हैं? मैं नहीं समझ। नहीं, कोई डर नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है तो किसी को खिलाने पे हमें रुलाना आता है, तो ये इसीलिए मजबूरी में, और क्योंकि हरी धनिया की दाम भी इतनी बढ़ गई, हर एक चीज़ की दाम बढ़ गई, तो लोगों ने सोचा भाई इफ्तार दे के हम मरे कैसे, इसका बिल कैसे बांधे। तो ये अच्छे दिन की एक नतीजा होगा। लेकिन सवाल है वजह क्या हो सकती है? इस दौर में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ कैसी बदल गई जिसमें कहना पड़ रहा है नो इफ्तार प्लीज। सवाल लुटियंस की दिल्ली का है जो इस वक्त खामोश है, और इफ्तार को लेकर खामोश सियासत ने भी कई सवाल इस दौर में खड़े कर दिए हैं। अरसे बाद गठबंधन का कोई दबाव सत्ता पर है नहीं, तो वो अपने सरोकार अपनी सियासत से तय कर सकती है। जी जिक्र मोदी सरकार का ही हो रहा है। दूसरा, खुले तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत इस बार हार गई। और तीसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का खुला विरोध बीजेपी ने चुनाव लड़ने के दौर में भी किया और अब मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद भी कर रही है। तो क्या यह माना जाए कि मोदी सरकार की पहचान उस सियासत से उलट है जो इफ्तार के जरिए लुटियंस की दिल्ली में राजनेताओं को एक छत तले ले आती और खामोश राजनीति इफ्तार से ही निकलकर गठबंधन की सियासत को साधते चली जाती थी? दरअसल मोदी सरकार ने तो इफ्तार की खामोश सियासत को ही बेमानी साबित कर दिया, या फिर इस दौर में सियासी इफ्तार सत्ताधारियों के प्रतिकूल है और लुटियंस की दिल्ली में रहते हुए कोई सत्ता के विरोध में क्यों दिखना चाहेगा। लेकिन पहली बार हकीकत यह भी है कि लुटियंस की दिल्ली में रमजान का दौर जिस खामोशी से बीत रहा है उसमें आखिरी जुम्मा यानी आज का दिन भी बीत गया। इंतजार तो यह भी रहेगा कि दरअसल ईद की जश्न के साथ लुटियंस के दिल्ली में मनाई जाती है, लेकिन जरा इसके अतीत के पन्नों को पलटिए और हम आपको लिए चलते हैं उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान बन गए। उस वक्त नेहरू ने सबसे पहले शिरकत की थी इफ्तार पार्टी देकर।
47 के विभाजन ने हिंदू मुस्लिम में दूरियां जरूर बढ़ाई और जख्म भी हर दिल को दिए, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अक्सर पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ा करते। इसी दौर में नेहरू ने इफ्तार पार्टी का सिलसिला भी शुरू किया। उस वक्त कांग्रेस का दफ्तर 7 जंतर मंतर पर हुआ करता था, तो नेहरू भी इफ्तार का आयोजन सरकार से हटकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही किया करते थे और यह सिलसिला नेहरू की मृत्यु से पहले 1963 तक जारी रहा। लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध छिड़ गया, तो फिर जय जवान और जय किसान के नारे तले लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी ताकत ही झोंक दी। उस वक्त देश के जो हालात थे उसमें शास्त्री जी के पास कहने के लिए इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि एक वक्त का खाना छोड़ने की बात तक कहना था, और ऐसे वक्त में कोई इफ्तार पार्टी नहीं हुई। लेकिन इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने इफ्तार के सिलसिले को 1971 के युद्ध के बाद, जीत के बाद सही मायने में कहें तो शुरू किया। इफ्तार का यह सिलसिला राजनीतिक मतभेद मिटाने और सामाजिक सरोकार बनाने के ख्याल से 70 के दशक में इंदिरा गांधी की देखा देखी लखनऊ में भी शुरू हुआ। जी, हेमवंती नंदन बहुगुणा यूपी के सीएम बने तो लखनऊ में पहली बार सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और लखनऊ में इस पहल को राजनीति से अलग जरूर रखा गया, लेकिन सियासत साधने का तरीका मानने से किसी राजनेता ने इनकार भी नहीं किया। दरअसल लुटियंस की दिल्ली में इफ्तार की असल चकाचौंध संयुक्त मोर्चा सरकार के दौर में शुरू हुई, जो यूपी बिहार की राजनीति पर दिल्ली से असर डालते हुए इफ्तार के जरिए राजनेताओं के दिल मिलाने के लिए सफल मानी जाती रही। 24 राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर चलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों को साधने की जरूरत ऐसी इफ्तार पार्टियों के जरिए जरूर समझी और लुटियंस की दिल्ली में रमजान के दौर में खासतौर पर सियासतदानों की चारदीवारी के बीच अक्सर चमक दमक इफ्तार पार्टियों की दिखाई भी दी। लेकिन पहली बार लुटियंस की दिल्ली में रमजान के दौरान अजब सी खामोशी है। सियासत बेफिक्र है और बेफिक्री ऐसी जो बरस भर पहले इफ्तार पार्टी को राजनीति से अलग कर सिर्फ दिलों को जोड़ने की बात कहते थे, इस बार वही दिल रमजान के वक्त खामोश हैं। लेकिन दिल्ली का हाल जो हो, आपको दूर अगर कोलकाता लिए चलें तो वहां ममता बनर्जी दरअसल पहली बार इस सच को समझ चुकी हैं कि इफ्तार का मतलब होता क्या है। तो इस रौनक को देख लीजिए, ये अलग तरह का मिजाज है जिसके जरिए राजनीति ना साधी जाए, लेकिन दिलों को जोड़ने की बात जो दिल्ली से होनी चाहिए वो इस वक्त कोलकाता में हो रही है। तमाम जगहों पर हो रही है, लेकिन सवाल लुटियंस की दिल्ली का था, तो नो इफ्तार प्लीज के आगे हम बढ़ते हैं और इस दिशा में बढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन सब के बीच कितनी भी सरकारें हों और लोगों के भीतर सरकारों को लेकर हर मुद्दे पर कितना भी गुस्सा हो, पुलिसिया कार्रवाई हर समाधान खोजने की दिशा में बढ़ रही है तमाम जगहों पर। 3 तस्वीरें देखिए। दरअसल ये 3 तस्वीरें 3 मुद्दों को कहती है। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस हालात में ये देश आकर अटक पड़ा है। दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर। जी, मुश्किल यह नहीं है कि इन 3 तस्वीरों के आसरे लोगों के गुस्से को देखा जाए। मुश्किल यह है कि किसी भी मुद्दे पर किसी को भी उलझन हो तो उस उलझन को दूर करने के लिए सरकारों का रुख अब समाधान के लिए पुलिसिया कार्रवाई पर ही जा टिका है। दिल्ली की सड़कों पर छात्र यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी की मांग को लेकर उतरे, लेकिन हिंदी का नाम जपने वाली मोदी सरकार ही हिंदी के भरोसे परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई भरोसा नहीं दे पाई और पुलिसिया कार्रवाई ऐसे हुई कि कल का भविष्य माने जाने वाला छात्र सड़क पर लहूलुहान हो गया। मुझे जो चित्र दिखाए गए पुलिस के व्यवहार के, उन्हें देखकर रोना आता है कई बार। मैंने 50 साल से अधिक सालों पढ़ाया है और ऐसे प्रशासक हमने तैयार किए।
वहीं लखनऊ की सड़कों का ये आलम है। वहां पर वक्फ बोर्ड के घपलों के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, उसके घर के बाहर आकर खड़े हो गए और निशाने पर समाजवादी सरकार आ गई। तो हालात पर नियंत्रण पुलिसिया अंदाज में लिया गया और समाधान भी हिंसक तरीके से ही टटोला गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई तो प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर लात घूंसे चलाए। असर यही हुआ या कहें परिणाम यही निकला कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए, लेकिन सरकार ने उफ तक नहीं की। आजम खान की तरफ से बहुत ज्यादा जुल्म, अखिलेश यादव की तरफ से यह लड़ाई पूरी यूपी में लड़ी जाएगी। अब रोजेदारों को इस साथ मारा है, एक हत्या कर दी है, हमारे मौलवियों के हाथ पैर तोड़े हैं इसने, अखिलेश यादव आजम खान ने। इसको उसकी ऊपर भगवान की तरफ से सजा मिलेगी। वहीं यह नजारा कश्मीर का है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले के विरोध में कश्मीर घाटी में आम लोग ही सड़क पर उतर आए, लेकिन सरकार की समझ यहां भी विरोध कर रहे लोगों पर लाठी और आंसू गैस के जरिए रोकने वाली ही नजर आई। यानी 3 तस्वीरों में 3 सरकारों का 3 मुद्दों पर रुख पुलिसिया कार्रवाई के आसरे ही गुस्से को शांत करना या दबाना है। यानी समाधान कैसे किसी मुद्दे का निकले, अगर लोग सड़क पर उतर आए तो फिर इसकी इजाजत लोकतंत्र में शायद ये पुलिसिया कार्रवाई खुलकर बताती है बिल्कुल नहीं है। आज तक ब्यूरो। और इन सब के बीच अब एक सवाल यह भी उठ चला है, क्या संसद सत्र चल रहा है तो सरकार के पास क्या संसद के भीतर अब कोई कामकाज नहीं है? रिपोर्ट देखिए। हाल ही में सिक्योरिटी कानून और इंश्योरेंस कानून में संशोधन के विधेयकों को पास किया है। सिक्योरिटी बिल के जरिए सरकार सेबी को तलाशी, जब्ती और पॉन्जी स्कीम पर लगाम लगाने का अधिकार देने जा रही है। इंश्योरेंस कानून में संशोधन कर सरकार ने विदेशी निवेश की मौजूदा 26% सीमा को बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव रखा है। ये दोनों ही बिल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनको अभी संसद में पेश किया जाना बाकी है। ये सवाल हर जहन में है, क्या संसद 14 तारीख तक चलेगी या नहीं चलेगी? लेकिन चलिए महाशिवरात्रि भी याद की जाए। तो शिव जी बिहाने चले थाल की सजा के, बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहाने चले थाल की सजा के, बाबूती लगा के, थाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कैके सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो।